नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल पीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी विषय के मॉडल पेपर को, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर दें पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न हमारा, रवि शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, तेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा सूर्य। सूर्य के और भी हमारे कुछ पर्याय होते हैं, जैसे कि भास्कर, भानु, दिनकर। ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आग, पावक, दहन। ठीक है। चंद्रमा का क्या हो जाएगा? तो सोम, इंदु, शशि। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची। और तेज का शीघ्र हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है हमारी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह किसका उदाहरण है? लोकोक्ति है, मुहावरा है, कहावत है, दोहा है। तो ये हमारी लोकोक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सी हो जाएगा। ठीक है, लोकोक्ति। प्रश्न संख्या 3 है कि सुख दुख किस प्रकार का समास है? द्वंद्व, कर्मधारय है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। सुख दुख में किस प्रकार का समास है? तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है? और शब्द का लोप होता है, जैसे सुख और दुख। ठीक है। खाना और पीना। प्रश्न संख्या 4 है, विद्वान शब्द का विलोम क्या है? धनी, मूर्ख, ज्ञान, शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, मूर्ख। विद्वान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो मूर्ख हो जाएगा। ठीक है। ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, शिक्षा का शिक्षा हो जाएगा और धनी का निर्धन हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 24, 25, 33, 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 25। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। अब हम लोग बढ़ेंगे अतुल लघुत्तीय प्रश्नों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा वह माध्यम है जिसपे विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जबकि बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप होती है। ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, ब्रज, भोजपुरी। ठीक है। भाषा क्या है कि विस्तृत रूप है, जबकि बोली क्या है? उसके अंदर का पार्ट। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ समान या मिलते-जुलते हों, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अर्थ समान या मिलते-जुलते हों, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का पर्याय क्या हो जाएगा? रवि, भानु, दिनकर, भास्कर। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, समास की परिभाषा लिखिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजा का महल, तो इसे हम क्या कहें? राजमहल कहेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 10 है, मुहावरा किसे कहते हैं? तो वे वाक्यांश जो अपने शब्दार्थ के बजाय विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। जैसे दांत खट्टे करना, यानी किसी को हरा देना। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, स्वराघात किसे कहते हैं? जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो जिस अक्षर पर हमें स्वाभाविक रूप से जोर देना पड़ता है, उसे स्वराघात कहते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या है? भारत शब्द में जोर हमें वहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है। यही स्वराघात। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के लाभ और हानि स्पष्ट कीजिए। तो लाभ क्या है? विद्यार्थी को समझने में आसानी होती है। ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति सहज होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और शिक्षण में रुचि बढ़ती है। ठीक है, मातृभाषा के माध्यम से। हानि इसकी क्या क्या है? तो अन्य भाषाओं का ज्ञान सीमित रह जाता है, उच्च शिक्षा में कठिनाई होती है और रोजगार के अवसर में कमी होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य और सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। तो उद्देश्य क्या क्या है? विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा बोलने और लिखने की क्षमता विकसित करना, भाषा के माध्यम से विचार प्रकट करने की योग्यता विकसित करना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास करना। सिद्धांत क्या क्या है? सरलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 है इसमें, क्रमिता का सिद्धांत। ये हमारे सिद्धांत होगा। प्रश्न संख्या 14 है, निबंध लेखन की विशेषताएं तथा
प्रकार उदाहरण सहित बताइए। विशेषताएं क्या क्या है इसकी निबंध लेखन की? तो विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, भाषा की सरलता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है, और मौलिकता होनी चाहिए, और विशेष संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। इसके प्रकार क्या क्या है? निबंध के तो वर्णनात्मक निबंध होता है, ठीक है, जैसे मेरा विद्यालय। चिंतनात्मक निबंध होता है, जैसे शिक्षा का महत्व। और कथा निबंध होता है, आत्मकथात्मक निबंध भी होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कि कविता से शिक्षण की विधियां विस्तार से बताइए। तो मुख्य विधियां कौन कौन सी है? वाचन विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि, अभिनय विधि, संगीत विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है लेखन में विराम चिन्ह का महत्व उदाहरण से समझिए। तो विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इनका प्रयोग वाक्य में ठहराव, भाव, अर्थ और स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। यदि विराम चिन्हों का सही प्रयोग न किया जाए तो वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विराम चिन्हों का महत्व विचारों को स्पष्ट बनाते हैं। विराम चिन्हों से वाक्य का सही अर्थ समझ में आता है, ठीक है। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण बन गए, यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण तीनों बन गए। पॉइंट नंबर 2 इसी में भाव और भावना प्रकट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है पढ़ने में ठहराव और सहजता लाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है वाक्य के अर्थ में परिवर्तन रोकते हैं। ये क्या करते हैं? वाक्य के अर्थ में परिवर्तन रोकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। जैसे गलत विराम चिन्ह से अर्थ पूरी तरह से बदल सकता है। उदाहरण के लिए रोको, मत जाने दो, यहाँ पर रोकने की बात हो रही, ठीक है। अ, दूसरे सेंटेंस हमारे रोको मत जाने दो, यहाँ पे न रोकने की बात हो रही, ठीक है। तो वही अर्थ का अनर्थ हो जाता है यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है सिरोरेखा किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। सिरोरेखा वह रेखा होती है जो देवनागरी लिपि के अक्षरों के ऊपर खींची होती है और एक शब्द के सभी अक्षरों को आपस में जोड़ती है। यह हिंदी लेखन की एक विशेष पहचान है जिससे शब्दों को अलग अलग पहचाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए राम, इस शब्द में रा, आकर डंडा और माँ है के ऊपर एक सीधी रेखा खींची हुई है। इसे क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। जैसे विद्यालय, इस शब्द में सभी अक्षरों के ऊपर से एक रेखा खींची हुई है, इसे ही शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उदाहरण से ही समझाइए। सावधानी क्या क्या रहनी चाहिए आइए देखते हैं। वर्णों का आकार सही होना चाहिए, सही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इसमें वर्णों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए, शिरोरेखा ठीक से खींचनी चाहिए, मात्राओं का सही स्थान पर प्रयोग करें, मत ठीक है। मात्राएं गलत जगह लिखने से अर्थ बदल सकता है। साफ सुथरा और सुंदर लेखन रखें, ये हमारी है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के वीडियो आप सभी को कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।